हमारा पहला लेक्चर होगा, इट विल बी अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यूनिट नंबर 15 के जो कंटेंट्स हैं यूएचएस के मुताबिक, एनर्जी ऑफ द फोटोन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें सारा कुछ आ जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन वगैरह वगैरह। फिर उसमें मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, जबकि वो प्रोपोर्शनल है करंट के, ये भी देखेंगे। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी देखेंगे, यानी कि सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। और इसके अलावा फिर हमारे पास क्या है जी, देन वी हैव द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड द यूज ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी रिलेशन, और उसके बाद डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस, और फिर हम रिलेशन देखेंगे ई इज इक्वल टू एच एफ, यानी कि E2 - E1 का। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कंटेंट्स हैं और आज का जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम द टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो अगर आप स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन देखें तो बेसिकली स्पेक्ट्रा बोलते हैं एक ग्राफ को जो कि वेवलेंथ एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस पर एनर्जी वगैरह कुछ और भी हो सकता है। बट बेसिकली जब आप स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इट्स बेसिकली अ वेवलेंथ इंटेंसिटी ग्राफ, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है फिजिक्स की एक ब्रांच, बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ द डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ द लाइट एमिटेड और एब्जॉर्ब ओवर द डिफरेंट वेवलेंथ फॉर द गिवन मटेरियल। तो अगर आप टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा को देखें तो ऑन द बिहाफ ऑफ एमिटेड लाइट और एब्जॉर्ब लाइट जो हमारे पास टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा हैं वो दो है। एक है एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा है एक, और एक है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, राइट। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी मटेरियल पर कोई फोटोन इंसिडेंट किया ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू HF। सो अगर इसकी जो एनर्जी है वो इन दोनों लेवल्स के डिफरेंस के बराबर है तो ये फोटोन ये मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह के डिफरेंट फोटोन जब एब्जॉर्ब होंगे तो अगर उस एमिटेड लाइट को जो उसने एब्जॉर्ब की थी आफ्टर सम टाइम वो वही रिलीज कर देगा, तो इस एमिटेड लाइट को अगर आप किसी डिस्पर्सिव मटेरियल से गुजारेंगे तो फिर जो स्पेक्ट्रा बनेगा उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा, यानी कि जो उसने लाइट एब्जॉर्ब की थी वो एमिट की, और उस एमिटेड लाइट को किसी डिस्पर्सिव मटेरियल से गुजारेंगे तो वो क्या होगा, आपके पास होगा एमिशन स्पेक्ट्रा। ऑन द अदर हैंड सपोज आपके पास ये जो एनर्जी गैप है बिटवीन दीज टू लेवल्स वो है सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एंड हियर वी हैव द फोटॉन्स ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 वाला तो एब्जॉर्ब कर ले जाएगा ना, तो बाकी जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि जो अनएब्जॉर्ब लाइट है उसको किसी डिस्पर्सिव मटेरियल से गुजारेंगे और फिर वो जो स्पेक्ट्रा बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो दिस इज द डिफरेंस। ये एब्जॉर्ब लाइट के लिए होता है जो एमिट बाद में की जाती है, ये जो अनएब्जॉर्ब लाइट बाद में, अगर अनएब्जॉर्ब लाइट को किसी डिस्पर्सिव मटेरियल से गुजारेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। जबकि जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उसमें जो एब्जॉर्ब एनर्जी होती है उसी को वो रीएमिट करता है, उसी को जब डी एक्साइटेशन होती है तो एमिट करता है, तो फिर जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना चाहिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द मटेरियल विच इज एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग द लाइट जो है उसको फिर जो है हम स्पेक्ट्रा को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल विच इज एमिटिंग और एब्जॉर्बिंग द लाइट। एक होता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा, ये हमारे पास होता है सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए। एक हमारे पास सिंगल आइसोलेटेड एटम है उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा होगा उसको हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। लाइक हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा आप पढ़ते हैं आपकी बुक में तो उसको हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। सिमिलरली देन वी हैव बैंड स्पेक्ट्रा। ये जो स्टूडेंट्स बैंड स्पेक्ट्रा होता है ये मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ये O2 के लिए होगा, H2 के लिए होगा, N2 के लिए होगा, तो ये बैंड स्पेक्ट्रा उसे कहते हैं। और तीसरा जो स्पेक्ट्रा होता है दैट इज कॉल्ड दी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, जिसमें तमाम वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं। और आपकी बुक में एक टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसमें आप जो है वो इस तरह का कोई स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज बेसिकली द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, राइट। सो ये 3 तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं। अब स्पेक्ट्रा की अहमियत क्या है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि जैसे ह्यूमंस की पहचान उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, नो टू ह्यूमन बीइंग्स कैन हैव द सेम फिंगरप्रिंट्स, और ये भी आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत है। तो बिल्कुल ऐसे ही जितने भी एटम्स हैं वो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अरेंज हैं, राइट। और डिफरेंट मटेरियल्स के एनर्जी लेवल्स के दरमियान एनर्जी का ये गैप डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिक्स कर लूँ पहले और दूसरे शेल की ही बात कर लूँ तो हाइड्रोजन के पहले और दूसरे शेल के दरमियान एनर्जी का गैप कम है, हीलियम के लिए उससे ज़्यादा है, लिथियम के लिए उससे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं पहले और दूसरे शेल के दरमियान, ऐसे ही दूसरे और तीसरे के दरमियान भी होगा, ऐसे ही तीसरे चौथे के दरमियान भी होगा, जो एनर्जी गैप वो बढ़ता जाता है। तो क्योंकि मुख्तलिफ मटेरियल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रेंज हैं उनके दरमियान उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके दरमियान गैप डिफरेंट है, इसलिए स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी अदर मटेरियल, ऑल द मटेरियल वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी मटेरियल कोई आपके पास कोई अनआइडेंटिफाइड मटेरियल है तो अगर आप उसका स्पेक्ट्रा देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन सा मटेरियल है, बिकॉज सेम मटेरियल्स की 2 डिफरेंट मटेरियल्स की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो सेम नहीं हो सकती, राइट। सो इस मामले में सबसे पहले बाल्मर ने हाइड्रोजन का के लिए स्पेक्ट्रा को स्टडी किया। देखिए एक्चुअली ये जो फार्मूला है आप उसे जो है वो ऐसे लिखते हैं बाल्मर स्पेक्ट्रा को, बाल्मर सीरीज को। एक्चुअली ये फार्मूला ऐसे होता है, राइट। सो यहाँ पर क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं ये रिलेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, तो फिर हम Z = 1 लेते हैं। अच्छा ये एक जनरल फार्मूला है, ये इस बाल्मर सीरीज के लिए है। हम दूसरी सीरीज भी आइडेंटिफाई हुई हाइड्रोजन एटम के लिए, हम उनको बाद में देखेंगे। लेकिन जरा एक चीज़ देखिए नाउ, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कि जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एंड एज वी नो दैट E = hc/λ, सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, राइट। तो ये एटॉमिक नंबर का जो है वो इशू होता है। अब इसी फार्मूले को अगर आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, वी नो दैट C = f λ, सो C/f = λ या 1/λ = f/c। तो ये 1/λ की जगह आप f/c पुट करेंगे इधर नीचे, ओवर c = RH राइट बाय कांस्टेंट।
जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। सो ये सी को अगर आप उधर ले जाएंगे तो फिर ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन से अगर आप देखें ना तो आप देख सकते हैं कि वो जो फ्रीक्वेंसी है ना इमिटेड और एब्जॉर्ब, ये डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के स्क्वायर पे डायरेक्टली। एंड एज वी नो E इज इक्वल टू HF, सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कोई मटेरियल का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसकी उससे रिलेटेड जो रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मतलब एनर्जी भी बढ़ेगी, राइट। तो Z का लैम्डा के साथ, F के साथ और E के साथ जो रिलेशन है, मतलब दिस इक्वेशन मीन्स अगर आप इसमें E इज इक्वल टू HF, F इज इक्वल टू E ओवर H पुट करते हैं इस फार्मूले में, तो E ओवर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। सो दिस मीन्स दैट E इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। सो ये जो फार्मूलाज हैं इनको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम एक्सरेज पढ़ेंगे आगे जाके इस यूनिट में इंशाल्लाह, तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होते हैं उनकी सारी मैथमेटिक्स यही होती है। दो तरह के एक्सरेज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। तो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होते हैं उनकी सारी मैथमेटिक्स जो है वो यही होती है। अच्छा जी, सो अगर हम जनरली जो है डिफरेंट सीरीज को देखें तो व्हाट वी नो देन, राइट। सो हाइड्रोजन की लिए बात करें तो Z की जगह आप 1 लगा लीजिए, वो खत्म हो जाएगा। तो इन जनरल जो एक्सप्रेशन होता है उसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर है, और ये जो n की वैल्यू है ये यहाँ जो लिखा है उसे एक पढ़ करोगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। इसी तरीके से वी हैव 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH, बल्कि इसको थोड़ा सा हम इस तरफ लिखते हैं ताकि हम कुछ रिजल्ट्स भी लिख सकें। सो वी हैव 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली 1 ओवर लैम्डा RH 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। n की वैल्यू जो यहाँ लिखा हुआ है उससे एक से ज़्यादा से स्टार्ट होती है, आप जानते हैं, तो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। सो n की वैल्यू 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 ओवर 4 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। सो n की वैल्यू 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और लास्ट में 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 ओवर 5 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, और n की वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन। सो इसको आप क्या बोलते हैं जी? सो this is called the expression for the Lyman series. This is called the expression of Balmer series. Lyman, Balmer, then we have Paschen, then we have bracket, and then we have the Fund series, right? तो ये हमारे पास different series होती हैं। अच्छा जी, तो जो एनर्जी की रेंज होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की, वो देखिए वी हैव गैमा रेज, देन वी हैव एक्स रेज, देन वी हैव अल्ट्रावायलेट, देन वी हैव विजिबल। इसकी तरतीब आपको ऐसे याद रखना जरूरी है। इंफ्रारेड, देन वी हैव माइक्रोवेव्स, एंड इन द एंड वी हैव द रेडियो वेव्स, राइट। सो लाइमन सीरीज जो है इट लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर सीरीज इन द विजिबल रीजन, और ये जो तीनों सीरीज होती हैं ये इंफ्रारेड रीजन में होती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपने याद रखनी है स्टूडेंट, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, दीज ओनली रिलेट्स विद द हाइड्रोजन एटम। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं यहाँ पे, आपको पता मैंने बताया था यहाँ पे Z स्क्वायर लिखा हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखूँ तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लाइमन सीरीज पे हीलियम एटम के लिए है। नहीं, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं दे ओनली स्टैंड्स फॉर द हाइड्रोजन एटम, राइट। तो क्योंकि ये सारी सीरीज सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है, इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी भी एटम के पहले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उससे निकलने वाली एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेंज में होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम में किसी भी शेल से जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएगा तो जो एनर्जी निकलेगी वो अल्ट्रावायलेट रेंज में होगी। एंड द ओनली सीरीज दैट लाइज इन द विजिबल रीजन इज द बाल्मर सीरीज। एंड वंस अगेन बाल्मर सीरीज ओनली इज फॉर हाइड्रोजन एटम। किसी और एटम के दूसरे शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको हम उसकी वेवलेंथ तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको बाल्मर सीरीज नहीं कहेंगे, राइट। और फिर ये जो तीनों सीरीज हैं वो इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक ट्रांजिशन के नतीजे में, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन में से कोई हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में या किसी और एनर्जी लेवल में डी एक्साइट होगा, तो जो एनर्जी आप हासिल कर सकते हैं वो इस रेंज में होगी, अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड रीजन के। अब देखें अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाए एनर्जी का गैप बढ़ता जाएगा, अभी हम देखेंगे बाद में कैसे। एक एटॉमिक ट्रांजिशन के नतीजे में, यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आएं, अगर ऊपर से नीचे आएं तो जो मैक्सिमम एनर्जी आप हासिल कर सकते हैं दैट लाइज इन द एक्स रे रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ एटॉमिक डी एक्साइटेशन। एंड आई होप यू नो कि एटॉमिक डी एक्साइटेशन का मतलब है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्साइट हुए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ एटॉमिक डी एक्साइटेशन इन एनी अदर मटेरियल द मैक्सिमम एनर्जी दैट वी कैन गेट इज लाइज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज, राइट। लेकिन ये हैवी एलिमेंट के लिए होता है, इसलिए आपने एक्स रे वाले टॉपिक का नाम क्या पढ़ा था कि इनर शेल ट्रांजिशन इन हैवी एलिमेंट्स। गैमा रेज एज अ रिजल्ट ऑफ एटॉमिक ट्रांजिशन वी कैन नॉट ऑब्टेन। गैमा रेज कब हासिल होती हैं? जिस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अरेंज होते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अरेंज होते हैं। और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में जब न्यूक्लियर एक्साइट होता है, तो जब न्यूक्लियर की डी एक्साइटमेंट होती है तो उस वक्त गैमा रेज निकलती हैं। सो गैमा रेज आर द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन, नॉट द एटॉमिक डी एक्साइटेशन। तो इस चीज को आपने जो है वो ध्यान में रखना है। अच्छा जी, अब हमारे पास हम फोकस करते हैं अपनी एक सीरीज को, लाइमन सीरीज, हम बाल्मर सीरीज को फोकस करते हैं और देखते हैं कि इनसे रिलेटेड हमारे पास जो है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। देखें जो बाल्मर सीरीज है उसके लिए अगर हम जनरल फार्मूला लिखें दैट इज 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू 1 ओवर 2 स्क्वायर इंटू 1 ओवर n स्क्वायर। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम एनर्जी, आपका मतलब इंक्रीज मतलब मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम मोमेंटम, उसके लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो बताएं। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन ने दूसरे एनर्जी लेवल पे आना है, इलेक्ट्रॉन ने दूसरे एनर्जी लेवल पे आना। अब ये देखें ये एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है, ये कम है, ये उससे कम है और ये उससे कम है। इसकी रीजन है बाद में देखेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर आना है। मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी? जब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से दूसरे में आएगा, चौथे से दूसरे में आएगा या पांचवें से दूसरे में आएगा, या जब इन्फिनिटी से दूसरे में आएगा, जब वो इन्फिनिटी से दूसरे में आएगा। यानी कि इन तमाम चीज़ों के लिए आपने n इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना है, राइट। अब अगर आप n इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखते हैं इन चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि E इज इक्वल टू
एच सी ओवर लेमडा होती है, तो मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या है, मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो मिनिमम वेवलेंथ आएगी इस फॉर्मूले में। तो आप क्या लिखेंगे, 1 ओवर लेमडा मिनिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द बाल्मर सीरीज, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर। सो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1 ओवर लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू आर एच बाई 4, और लेमडा मिनिमम क्या आ जाएगा जी 4 बाई आर एच। सो दिस इज दी मिनिमम वेवलेंथ। अच्छा, ये तो हो गया किसी भी, अब देखें किसी भी सीरीज की अगर आपने मैक्सिमम एनर्जी लेनी है या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेनी है या फोटोन का मैक्सिमम मोमेंटम लेना है या मिनिमम वेवलेंथ लेनी है, तो यहाँ तो हमेशा एन लिखा होता है ना, तो आप हमेशा एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, राइट। लेकिन अगर मैं लाइक मैं बाल्मर सीरीज की मैं मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ लेता हूँ, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ लेता हूँ, या फॉर मिनिमम एनर्जी पूछ लेता हूँ, या फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछ लेता हूँ, या फॉर मिनिमम मोमेंटम पूछ लेता हूँ, तो फिर एन की वैल्यू क्या होगी, फिर किसी भी सीरीज में एन की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ लिखा होगा उससे एक ज्यादा। जाहिर बात है मिनिमम एनर्जी कब निकलेगी, जब तीसरे शेल से दूसरे शेल में फोटोन आएगा, बाल्मर सीरीज में बात कर रहा हूँ, तो वो कितनी आ जाएगी, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो 1 ओवर लैम्डा मैक्स विल बी इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 9, इसको सिंप्लीफाई करें 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 9, तो ये 36 आ जाएगा, ये 9 माइनस 4 आ जाएगा जी, तो ये 5 बाई 36 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 1 ओवर लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 5 आर एच ओवर 36, या लैम्डा मैक्स किसके बराबर आ जाएगा जी 36 बाई 5 इंटू आर एच, राइट। सो दिस इज लैम्डा मिनिमम, दिस इज लैम्डा मैक्सिमम। अब अगर आपको मैं कहूँ कि बाल्मर सीरीज के लिए लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन का रेशो लें तो ले लेंगे, लैम्डा मैक्स इज 36 ओवर 5 आर एच और लैम्डा मिन इज, तो उसका वो रेशो है तो फिर वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा, रेशो क्या आ जाएगा 9/5। तो जो हाइड्रोजन है उसके जो बाल्मर सीरीज है उसकी मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ का रेशो है। इस तरह से आप किसी भी सीरीज में मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशो निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, लाइक अगर मुझे कहा जाता है कि लाइमन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, तो मैं फिर क्या करता, लाइमन सीरीज में यहाँ पे क्या है 1 है, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देता। तो लाइमन सीरीज की जो मिनिमम वेवलेंथ है वो कितनी होती, वो होती आपके पास लैम्डा इक्वल टू 1 ओवर आर एच होती, राइट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको आप एन की वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। अब इसी ये जो रिलेशंस हैं इनमें एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो 2 फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। सो 2 फार्मूलाज वो क्या हैं, ये देखिए, एक फार्मूला है, ये है नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए फार्मूला, एक है इट इज n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 ओवर 2। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताएं कि एक हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन छठे शेल से चौथे शेल में आया, यानी कि n2 जो है वो 6 है और n1 क्या है 4 है, 6 से 4 में आया, तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन निकल सकती हैं। तो फार्मूले में पुट करें, क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 4 ओवर 2। 6 माइनस 4 क्या आ गया 2, 2 प्लस 1 क्या आ गया 3 इंटू 6 माइनस 4 क्या आ गया 2। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन निकल सकती है वो कितनी है, वो 3 है। ये वाला कब होगा, फार्मूला कब लगेगा, जब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से किसी लोअर एक्साइटेड स्टेट में है। हायर एक्साइटेड स्टेट के लिए वैल्यू n2 होगी, लोअर के लिए n1 होगी। लेकिन यही फार्मूला बन जाएगा n इंटू ई इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 ओवर 2। इफ वी पुट n1 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो आपका लोअर एक्साइटेड स्टेट है या जो लोअर स्टेट है, इफ इट्स अ ग्राउंड स्टेट, तो आपको पता है कि फिर n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे, यही फार्मूला क्या बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2। यानी कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है चौथे शेल में, तो ग्राउंड स्टेट में आने तक उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी निकल सकती हैं 4 माइनस 1 ओवर 2। तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन विल बी इक्वल टू 6। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन दोनों फार्मूलाज में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो पता लग गया होगा कि ये तब कब इस्तेमाल करना है जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो और ये वाला कब लगाना है, अगर जो ट्रांजिशन है वो एंड हो रही है अदर देन द ग्राउंड स्टेट, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करें, देखिए इलेक्ट्रॉन जब तक एटम का हिस्सा रहेगा तो कुछ क्वांटिटीज़ उसके लिए एक खास वैल्यू से ना ज़्यादा हो सकती हैं और ना ही जो है वो कम हो सकती हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी हाइड्रोजन के एटम में उसका रेडियस मखसूस होगा, कुछ मखसूस वैल्यूज़ होंगी उसके रेडियस की, ना उससे रेडियस कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा हो सकता है। ये जो क्वांटाइजेशन है ये हर एटम के अंदर है, नॉट ओनली हाइड्रोजन। तो रेडियस उसका क्वांटाइज होगा, उसकी स्पीड क्वांटाइज होगी, उसका मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम, उसकी टोटल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये सब कुछ क्या होता है, ये क्वांटाइज होता है। सो अगर आप इसको गौर से देख सकें इस एक्सप्रेशन को, मैं पढ़ भी देता हूँ अगर आपको क्लियर नजर ना आ रहा हो। किसी भी एटम के अंदर जो रेडियस होता है वो क्या है जी, वो है Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² / z, यानी कि रेडियस एटॉमिक नंबर बढ़ाने से कम होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से बढ़ता है। इस तरह से जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। मोमेंटम mv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n के। इसी तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n3। फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n3। टाइम पीरियड इज इनवर्स हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ ओवर z² एंड एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मैं रिवाइज कर रहा हूं इनको, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, mvn is directly proportional to z/n, omega n is directly proportional to z² over n³, frequency fn is directly proportional to z² over n³, time period is directly proportional to n³ over z², angular momentum is directly proportional to n, और angular momentum वो वाहिद फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बोहर ने जो अपना एटॉमिक
मॉडल पेश किया था उसके पॉस्टुलेट में ही उसको क्वांटाइज कर दिया था। बाकी सारी क्वांटिटीज भी क्वांटाइज हैं, मखसूस हैं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड इन बोहर्स पॉस्टुलेट। इसके अलावा टोटल एनर्जी En is equal to minus k z e square over 2 rn, kinetic energy is z e square over 2 rn and potential energy is k z e square over rn। अब अगर आप इन तमाम फार्मूलाज में z की जगह पर 1 लगा दें तो वो हाइड्रोजन एटम के लिए बन जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, जो वेलोसिटी है फार्मूला बुक में लिखे हुए देखिएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, जो वेलोसिटी का रिलेशन होगा वही मोमेंटम का होगा, जो एंगुलर मोमेंटम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड बल्कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, राइट। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। सो टोटल एनर्जी इज माइनस k स्क्वायर ओवर 2rn, यानी कि जो टोटल एनर्जी है बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 ओवर n स्क्वायर के। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी, माइनस k स्क्वायर ओवर rn। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 ओवर n स्क्वायर के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है k स्क्वायर ओवर 2rn। सो बिकॉज rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यानी कि अब जो चीजें n पे डिपेंड करती हैं इसका मतलब वो सारी क्वांटाइज हैं, यानी कि एटम के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन हर तरह का रेडियस, हर तरह की वेलोसिटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वगैरह नहीं ले सकता। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर ये नहीं समझ आया कि ये कैसे आया तो देखिए हम पढ़ते हैं ना कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, सो ओमेगा इज v ओवर r, सो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n, तो v की जगह 1 ओवर n लिख देंगे, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो r की जगह n स्क्वायर लिख देंगे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2πf, तो फिर फ्रीक्वेंसी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब हो जाएगी, जबकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो ये फार्मूलाज ऐसे आए हैं, यानी कि एटम के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन की फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट, मखसूस होंगी, क्वांटाइज्ड होंगी। तो इस चीज को आप गौर कीजिए। चलिए हमेशा रिपीट कीजिएगा। सो अगर मैं कहूं आपसे कि विद द इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, अगर आप सिर्फ एक काम करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को इंक्रीज करते हैं क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, स्पीड कम होगी, लीनियर मोमेंटम कम होगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम होगी, रिमेंबर n बढ़ा है, टाइम पीरियड बढ़ेगा। यहां काम थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। अगर n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दिस विल बी लेस नेगेटिव, यानी कि बढ़ेगी, तो विद द इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टोटल एनर्जी विल increase, with the increase in the principal quantum number potential energy will increase, with the increase in principal quantum number kinetic energy will decrease। क्योंकि आप जानते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से ज्यादा अवे जाता है तो उसकी kinetic energy क्या होती जाती है, उसकी kinetic energy कम होती जाती है। so everything is quantized within the atom, right। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है और समझने की जरूरत है। अब आप जरा इन एक्सप्रेशंस को देखिए, तो अगर मैं देखूं तो मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है, देन द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -1, इट मींस दैट टोटल एनर्जी इज माइनस काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली आप देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी इज 2, so potential energy is 2 times total energy in magnitude। similarly potential energy over kinetic energy का जो रेशियो है वो क्या है जी, वो -2 है, so potential energy is this of kinetic energy। अब इस फार्मूले को देखो, आपने देख के आपने परेशान नहीं हो जाना कि है टोटल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी से बड़ी होती है। तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स से टोटल एनर्जी इज फॉर हाइड्रोजन इन द फर्स्ट शेल कितनी होती है जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, राइट। तो ये कितनी हो जाएगी जी, माइनस ये हो जाएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जी, काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में इसी के बराबर होती है, तो वो आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा देखें टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 27.2 प्लस काइनेटिक कितनी है जी, वो है 13.6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ज़्यादा कौन सी है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा एनर्जी है, बिकॉज लेस नेगेटिव है ना ये, तो ये ज़्यादा एनर्जी है। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये रिलेशन आएगा, अदरवाइज जाहिर बात है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा उसकी टोटल एनर्जी लेस नेगेटिव होती जाएगी, तो फिर ये ज़्यादा है और फिर ये कम है, राइट। तो ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आई होप फिर आप इनको जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सो ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा डियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ देखिए, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर या स्पेक्ट्रा के लिए वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट है आयोनाइजेशन का और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक्साइटेशन का है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और दूसरा हम लेक्चर के एंड में देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इस रिलेशन को, -E0 ओवर n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। इसको बाद में देखते हैं, पहले सिर्फ आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, पहले एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट देखिए। देखिए ये हमारे पास दो एनर्जी लेवल है, सपोज इसकी एनर्जी मैं अपनी तरफ से वैल्यूज ले रहा हूँ, इसकी एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी जो एनर्जी है ये E1 है और जो E2 है वो कितनी है जी, -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फोटोन अगर डी एक्साइटेशन होगी तो फोटोन कितने का निकलेगा, E2 - E1 इज इक्वल टू H है। E2 इज -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ये कितना है जी, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका फोटोन निकलेगा, तो ये कितने का निकलेगा जी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकलेगा जिसकी एनर्जी HF होगी। इसका मतलब 5 वाला ही एंटर होगा, राइट, तभी तो इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होगा ना। अब ये मामला है एक्साइटेशन का, आपके पास दो फोटोन है, एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, एक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है और एक है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा फोटोन ये मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, ये फोटोन, ये वाला मटेरियल सिर्फ ये वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ना ये करेगा ना ये करेगा। आप कहोगे कि सर ये क्यों नहीं कर सकते भाई, ये मटेरियल अगर ये वाला कर लेता तो जो ऊपर वाली 0.1 है वो उसकी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती। मैंने लफ्ज़ यूज़ किया एडिशनल। एडिशनल कोई चीज़ नहीं होती जब तक इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल का हिस्सा रहता है, तो एडिशनल कोई चीज़ नहीं होती, मखसूस होती है, क्वांटाइज होती है। तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं बन सकती एक्साइटेशन में। लेकिन फर्स्ट कीजिए, ये जो E1 है, E1 -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ये एनर्जी चाहिए आयोनाइजेशन होने के लिए। चलिए मैं प्रिसाइज कर लेता हूं। आपको पता है कि हाइड्रोजन के पहले शेल में एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एटम से बाहर निकल जाएगा। अब सपोज एक है 13.6 वाला फोटोन और एक है 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन, कौन सा फोटोन ये मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा? अब क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या हो जाना है? उसने फ्री हो जाना है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनी एनर्जी, कैन हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी, कैन हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, इट कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ स्पीड, मोमेंटम एटसेट्रा। सो ये वाला फोटोन भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये वाला भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपकी बुक में आई थिंक एक क्वेश्चन भी है कि कैन अ फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्रेटर कैन बी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम? तो यस, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये आयोनाइजेशन एनर्जी है उससे ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यूज एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है। ये भी एब्जॉर्ब करेगा, जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो 13.6 से ये बाहर निकलेगा और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा इसकी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आयोनाइजेशन के केस में तो हो सकती है, एक्साइटेशन के केस में नहीं हो सकती। सो आई होप कि आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम लास्ट में हम अपने लेक्चर के एंड में एक काम करेंगे और वो ये है कि हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। En इज इक्वल टू -E0/n² इंटू z²। सो पहले तो समझने के लिए z को 1 ले लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? -E0/n² यानी कि -13.6/n²। राइट, आए देखते हैं कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की हाइड्रोजन के एटम में क्या क्या एनर्जीज होंगी। राइट, सो दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3, दिस इज n इज इक्वल टू 4। वाई एक्सिस पे एनर्जी है। राइट, तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या एनर्जी आ जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंगल का 1 रखेंगे। दूसरे शेल की एनर्जी देखनी क्या आएगी? यहाँ पे 2 रखें, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 13.6 डिवाइडेड बाय 4। तो मैं रफली आपको समझाने के लिए ये लेता हूं जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरे शेल की एनर्जी। तीसरे की क्या होगी? तो n की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 13.6 डिवाइड बाय 9 मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो मैं इसको -1.6 रख लूंगा। 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। राइट, तो 13.6 डिवाइड बाय 16 चलेगी, मैं इसको 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख लेता हूं। तो जो एनर्जी का गैप है, जो स्टूडेंट्स एनर्जी गैप है पहले और दूसरे शेल के दरमियान कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे और तीसरे के दरमियान कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनके दरमियान कितना है? 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या देख रहे हैं आप? इस फॉर्मूले से हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी का गैप होगा वो बिटवीन n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2 होगा। उससे कम एनर्जी का गैप होगा बिटवीन n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 3। यानी कि एज वी मूव इन द हायर एक्साइटेड स्टेट द कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल विल डिक्रीज। राइट, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, मैं इसको बाद में आपको लिखवाता हूं। 4 तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये ट्रांजिशन हुई है, यहां पे इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले शेल में आया है, यहां पे इलेक्ट्रॉन छठे से चौथे शेल में आया है, यहां पे इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे शेल में आया है, मैक्सिमम एनर्जी किस ट्रांजिशन में निकलेगी? कैसे आप कैसे इसको करेंगे? आप ये देखेंगे कि डेस्टिनेशन पॉइंट किसका कम है। जिसका डेस्टिनेशन पॉइंट सबसे कम है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो यहां पे सबसे कम डेस्टिनेशन पॉइंट ये है डेस्टिनेशन पॉइंट जहां पे जाना है, वो किसका कम है? इसका कम है। तो मैक्सिमम एनर्जी फिर जो है वो इसमें एमिट होगी। अच्छा, अगर डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है, जिस तरह से ये दोनों सेम है, इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन कौन सा होगा? जो ज्यादा ऊपर से आएगा। अगर दोनों ने आना दूसरे में है तो जो छठे से दूसरे में आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहले नंबर पे एनर्जी किसकी होगी? फर्स्ट जो मैं इसकी अगर नंबरिंग करूं एनर्जी के लेवल, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी इसकी, उससे कम एनर्जी होगी इसकी, उससे कम एनर्जी होगी इसकी और सबसे कम एनर्जी होगी इसकी। राइट, तो इस तरह से आप लेबलिंग कर जो है वो इसकी लेबलिंग कर सकते हैं कि कैसे एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम होगी। क्या कहा मैंने? अगर डेस्टिनेशन पॉइंट को देखेंगे सबसे पहले, अगर डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है तो फिर क्या देखेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? डेस्टिनेशन पॉइंट किसका कम है सबसे, या स्टार्टिंग पॉइंट किसका है? स्टार्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है अगर डेस्टिनेशन सेम हो। तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो आपको इनको सॉल्व करना भी आना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात अगर आप देखें तो हम उसके लिए z को भी वेरिएबल करेंगे। हाइड्रोजन के पहले केस में तो मैंने कहा दिया आपको कि n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के दरमियान गैप है। अगर आप मैं यहाँ पे z इक्वल टू 2 रखूं, मैं हीलियम की बात करूं तो z इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इंटू 13.6 ओवर n स्क्वायर। अब n इक्वल टू 1 रखेंगे कितनी आ जाएगी? लेट अस सपोज 52.6 आई है। इफ दिस इज -13 तो ये है, बल्कि इससे भी नीचे होगी 52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, क्योंकि वाई एक्सिस में बताया ना आपको एनर्जी। n इक्वल टू 2 रखें, 4 से कट जाएगा और दूसरी क्या आएगी? 13.6 आएगी। इसके दरमियान एनर्जी का गैप कितना है? लेट अस सपोज 39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हाइड्रोजन के पहले और दूसरे शेल के दरमियान एनर्जी गैप कितना था? सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। जबकि हीलियम के पहले और दूसरे शेल के दरमियान एनर्जी गैप कितना है? 39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप है। इसका मतलब पता समझते हैं क्या है कि z बढ़ने से, फॉर एग्जांपल ये है पहला शेल और ये दूसरा शेल, अगर हाइड्रोजन के पहले और दूसरे शेल के दरमियान एनर्जी गैप ये है तो हीलियम के पहले और दूसरे शेल के दरमियान एनर्जी गैप ये होगा, लिथियम के ये होगा। एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएं, पहले और दूसरे शेल के दरमियान एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है जो हैवी एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उनके पहले और दूसरे शेल के दरमियान एनर्जी का गैप ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर आप तमाम एलिमेंट के दूसरे और तीसरे के को कंपेयर करेंगे या तीसरे और चौथे को कंपेयर करेंगे फिर भी यही हिसाब किताब होगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि एज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज द कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप बिटवीन एनी टू फिक्स लेवल्स, लाइक n इक्वल टू 1 या 2 रख लें या 2 या 3 लिखें, दैट विल इंक्रीज। और दूसरा रिजल्ट आपने क्या निकाला? एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, इनको को कांस्टेंट रखें, द एनर्जी गैप विल बी गोइंग टू डिक्रीज एज वी मूव अबव। जितना हम अबव मूव करेंगे तो एनर्जी गैप डिक्रीज होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे और लेक्चर को कंटिन्यू भी करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफिज़।